हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं साइंस की क्लास। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो पुराने 2-3 लेक्चर डले हैं उसमें मज़े आए होंगे और इजीली सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और इसमें से हम पहले केमिकल रिएक्शन कैसी होती हैं, केमिकल रिएक्शन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस में हम कैसे लिख सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि केमिकल चेंजेस किस किस तरीके से होते हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। हमने बैलेंस करना सीखा, केमिकल इक्वेशन बनाना सीखी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू कर दी थी और इसमें से भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं अच्छे से। उसके बाद हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं अच्छे से। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नंबर 1 एंड नंबर 2 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम समझेंगे कि ये दोनों रिएक्शन किस तरीके की होती हैं। अगर आपको पिछले किसी भी रिएक्शन में या किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। मैं उसे डेफिनेटली अगले लेक्चर में या फिर आपको कमेंट कर कर रिप्लाई करूँगी। अभी देखिए, इसके बाद कुछ आपके एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहाँ वो फिनिश हो रही है। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, मैं भी खोल लेती हूँ और हम पहले उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ये रहे वो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अ सॉल्यूशन। ये तो आपको 100% आना चाहिए क्योंकि ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस है वो एक्स जिसे हमने वाइट वॉशिंग में यूज में लिया था। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो अभी पहला क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि आपको उस एक्स का नाम बताना है, साथ ही साथ आपको उसका केमिकल फॉर्मूला भी बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसका आंसर आता होगा। मैं आपको बता देती हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं उसे हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज में लेते हैं। ऑलराइट, और इस कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ca, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब O, ऑक्सीजन। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स। अब आपको इस एक्स की रिएक्शन लिखनी है किसके साथ, इन दी अबव विद दी वाटर। वाटर के साथ आपको इस एक्स सब्सटेंस की रिएक्शन करनी है। तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, आपको इसकी रिएक्शन करानी है, आप करा दीजिए वाटर के साथ। वाटर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं H2O। और जब आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो आपको सबको पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि इस रिएक्शन को हम बहुत ही अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो अपने बुक के कुछ पन्ने पलटिए, आपको वहां भी एक रिएक्शन लिखी हुई दिख जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। क्या ये रिएक्शन आपको बैलेंस लग रही है? प्लीज हर रिएक्शन को लिखते समय आप उसकी पहले वो बैलेंस है या नहीं है इस चीज को क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि इस तरीके से आपको आदत हो जाएगी बैलेंस करने की भी और आपको इक्वेशन की फॉर्मूला वगैरह भी इजीली याद हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, इस चैप्टर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन दी हुई हैं आप उन्हें एक पेज पर उतार लें और वो सारी केमिकल रिएक्शन आप डेली रिवाइज करें। कुछ हफ्ते तक जब आप ये काम करेंगे आपके माइंड में एक एक फॉर्मूला, एक एक रिएक्शन सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप इनको लिख लेंगे तो इजीली आप और बैलेंस करना सीख जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनमें से इन्हीं इक्वेशंस में से कोई इक्वेशन दी जाएगी जिसे आपको बैलेंस करना होगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो आप देखिए बैलेंस है। जी हाँ, देखिए कैल्शियम का एक ही एटम है, यहाँ पर भी एक ही एटम है, प्रोडक्ट में भी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 हैं, क्योंकि OH के बाहर 2 लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर।
लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं एक ऑक्सीजन यहाँ है लेकिन एक ऑक्सीजन वाटर की भी है, तो ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन के दो मोलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, 2 एटम्स हैं यहाँ पर भी 2 हैं, तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है। तो ये होगा इन दोनों का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the another. Name this gas. देखिए जो एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में 1.7, आप पहले उसे पढ़ें, फिर इस क्वेश्चन को, इसके ऊपर वाली ये वाली क्वेश्चन को करें। इसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कल इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था। मैंने आपको कल एनोड और कैथोड का फंक्शन भी बताया था कि किस तरीके से एनोड और कैथोड फंक्शन करते हैं। फिर भी सिंपल वे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज़ का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में टूट जाता है। क्योंकि लाइसिस में कल बार बार बोल रही थी, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। 2 या 2 से अधिक एक सब्सटेंस का, एक सिंगल सब्सटेंस का 2 या 2 से अधिक चीज़ों में टूट जाना, उसे ही हम लाइसिस बोलते हैं। इसे ही हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल रहे थे कल। तो H2O इसमें क्या हो रहा है, ये जो वाटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ये टूट रहा है H2 में प्लस में O2 में। अब यहाँ देखिए क्योंकि ये इक्वेशन आपको बैलेंस नहीं दिख रही है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, आप क्लियर दिखाई देगा। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती है उसे हमने कल इलेक्ट्रोलाइसिस बोला था। और ये टूट रहा है, नॉर्मल सी बात है, लाइसिस हो रहा है तो टूटेगा ही H2 में और O2 में। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है और यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको ये बैलेंस करनी है। लेकिन अगर आप यहाँ 2 से इंटू करते हैं तो आप देखेंगे ये तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये 4 हो गई। तो सीधी सिंपल बात है, आप इसको भी यहाँ से 2 से इंटू कर दीजिए। नाउ इट्स बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये H2 हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगा बाहर। सिमिलरली आपको ये बबल्स भी दिखाई दे रहे होंगे इस एक्टिविटी में। आज इस एक्टिविटी को आप पढ़िएगा इस क्लास के बाद, फिर आपको ये और भी अच्छे से समझिए। ये बबल्स भी उस गैसेस के ही हैं जो इस वाटर के ब्रेकडाउन होने से बन रही हैं, और ये दूसरी है ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन हुई है इसमें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये कन्वर्ट हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो दूसरी टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर आपको ज़्यादा ये बबल्स देखने को मिलेंगे। चलिए तो आप इस गैस का नाम बताना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस होंगी जो कि किसने रेशियो में है, 2:1 में है। 2:1 के प्रपोर्शन में आपको मिलेंगी। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज की 2 रिएक्शंस को पढ़ने, और इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक चीज की जगह किसी दूसरी चीज को लाना, यही बोलते हैं डिस्प्लेस। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब, रिएक्शन का मतलब क्या होगा, इस रिएक्शन का मतलब होता है जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। क्या बोल रही हूं मैं, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से, दिस इज कंपाउंड, जो कि एक्वस स्टेट में है, डिसॉल्व्ड स्टेट में है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हेयर यू कैन सी दिस इज आयरन। मैं आपको भी दिखाऊंगी, आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ ये आयरन जो है नेल, आयरन की नेल है जो वो सॉलिड फॉर्म में है। अगर आप उसे एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, उस सॉलिड आयरन नेल को अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जनरली ब्लू कलर का होता है, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके पास
क्या होता है, जो रोड को अगर आप उस नेल को बाहर निकालते हैं तो वो ब्राउनिश कलर की हो जाती है। वो ब्राउनिश कलर की क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें जो आयरन था वो उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को अपने एक्वस सॉल्यूशन में से। दोबारा देखते हैं, देखिए आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पर हम देख रहे हैं हो क्या रहा है, कॉपर की जगह आयरन आ गया और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो आयरन है इसका मतलब हम कह सकते हैं ये मोर रिएक्टिव है और ये जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है, तभी तो आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया। तो आयरन ने जब कॉपर को रिप्लेस किया तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि कॉपर की जगह पर आयरन आ गया और आयरन की जगह पर कॉपर चला गया। सिंपल। तो यहाँ पर इसकी एक्वस स्टेट में ये काम हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिए और वहाँ पर हम इसे और अच्छे से समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और अच्छे एग्जांपल्स के साथ। देखिए ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको टेस्ट ट्यूब दी हुई है। इस टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे आयरन की नेल दी हुई है, ठीक है, और इसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया है बाय यूजिंग अ थ्रेड। अब आप देखते हैं कुछ समय बाद क्या होगा जब हम इन दोनों को निकाल लेते हैं। जब हम इन दोनों को निकाल लेते हैं तो ये जो आयरन की नेल थी ये ब्राउन कलर में टर्न हो जाती है। वाई? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने देखा कि ये आयरन था वो तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में चला गया और वहां पर जो कॉपर था उसको हटा दिया और सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना लिया। वो जो कॉपर हटा वो इस रोड पर डिपॉजिट हो गया, इस आयरन की नील पर डिपॉजिट हो गया, इसीलिए हम देख रहे हैं कि कॉपर का ब्राउन कलर होता है। दैट्स वाई यहाँ हम अभी कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया, ब्राउनिश कलर की नील हमें दिखाई देती है। सो ये वो रिएक्शन है जो इस एक्टिविटी में परफॉर्म की गई है या इस एक्टिविटी में हुई है। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं और एग्जांपल से इसे समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। देखिए जिंक लीजिए, जिंक पाउडर ले लीजिए, उसे आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कीजिए। आप देखेंगे क्योंकि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है, जिंक है, आयरन है, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं इस कॉपर के मुकाबले। तो ये क्या करते हैं, अपनी रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण ये इसे रिप्लेस कर देते हैं अपनी जगह से और खुद इनकी जगह पर बैठ जाते हैं। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर पहले की तरह बाहर निकल जाएगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आप देखिए पीबी का मतलब क्या होता है, लेड। पीबी और CuCl2 कॉपर क्लोरीन की क्लोराइड की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्योंकि लेड भी एक रिएक्टिव सब्सटेंस है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले, तो ये लेड क्लोराइड बना लेता है और जो कॉपर है वो बाहर हो जाता है। तो ये तीनों रिएक्शन आपको अच्छे से याद होने चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने के लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर एंड दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। चलिए अब हम समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये भी वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि दो चीजें एक दूसरे को रिप्लेस करेंगी और एक्वस मीडियम में दो चीजें होंगी। सो केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस between the reactants to give a new substance is called double displacement reaction and the reactants are generally water soluble। यहाँ पर जो reactants होते हैं वो generally water soluble होते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला reactant नंबर 1 as well as reactant नंबर 2 दोनों ही aqueous state में है, water soluble condition में हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप यहाँ देखिए कभी कभार इसमें प्रेसिपिटेट बनता है तो हम उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो अनडिसॉल्व्ड सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं रिएक्शन में वो
जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी पैलेट पर, उसकी सतह पर बैठ जाते हैं और उसे ही हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं, उसे ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं उसी सब्सटेंस को। यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट एक्वस मीडियम में है, बैरियम क्लोराइड एक्वस मीडियम में है। When they both react with each other, we can see that two products will form, and in these two products we can clearly see that the sodium is replaced by the barium in this state, and barium is replaced by sodium. So यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, केवल एक ही चीज का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, दो चीजों ने एक दूसरे को रिप्लेस किया है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ वेरी सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस ये है कि यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को रिएक्ट कर देती हैं और वो जो दोनों रिएक्टेंट होते हैं वो दोनों ही मोस्टली और मेनली एक्वस मीडियम में होते हैं। अब ये चैप्टर आपका ज़्यादा बड़ा नहीं बचा है, अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, कुछ और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बची हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बची हुई है अभी, उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर आपको ये कोरोजन और रेंसिडिटी वाला समझाना है, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश है। तो अब ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी की इस चैप्टर की रीडिंग लगा लें जितना पढ़ा दिया गया है इस लेक्चर तक, और उसके बाद जिस दिन चैप्टर फिनिश होगा उस दिन मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगी जो कि प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इन्हें अच्छे से मेरी वीडियो सुनी है, आप साथ ही साथ इस बुक एनसीईआरटी के चैप्टर को रीड कर रहे हैं और रिएक्शंस को याद कर रहे हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को करने में डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को, बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।